हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम बिहार एसआई प्रैक्टिस 18 को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पटना कलम या पटना शैली का संबंध किससे है? तो इसका संबंध चित्रकला से है। पटना कलम शैली का विकास बिहार में तब हुआ जब शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया था, यानी रुक गया था। तब वर्ष 1760 के लगभग कुछ चित्रकार आजीविका हेतु पलायित होकर पाटलिपुत्र यानी बिहार आए और यहाँ आकर एक चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किया, जिसे पटना शैली या पटना कलम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा की गई थी। यह रचना 10वीं शताब्दी में मैथिली की सबसे पहली रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो बिहार में प्रथम बार 29 जून 1968 ईस्वी को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। और यहाँ राष्ट्रपति शासन, जब बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो ये लगभग 8 महीने तक चला था। और जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस दौरान राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में अविभाजित बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए थे? तो बिहार के पुरलिया को पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, नचारी राग के जनक कौन थे? तो ये विद्यापति थे। नचारी राग के जनक कवि विद्यापति थे और विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में इस राग का सृजन किया था। इस राग का उल्लेख अकबर के दरबारी कवि अब्बुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मोइनुल हक थे, जिन्हें बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। इनके अथक प्रयासों से राज्य में खेल कूद की संस्थाओं का गठन हुआ। पटना में 3 बड़े स्टेडियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है और यहाँ पर अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल तथा क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के जीवन दर्शन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ये जयप्रकाश तुम लौट आओ, ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक की लेखिका ममता मेहरोत्रा है और 12 अक्टूबर 2019 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ का विमोचन किया था। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। पाकिस्तान द्वारा 9 अप्रैल 1965 को भारतीय सीमा पर आक्रमण के बाद सुरक्षा और सूचना की अपर्याप्तता के मद्देनजर केंद्रीय बल के रूप में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांगुआ है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैकिनले है, जो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। यह ऐप रोजगार खोजने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा और श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपवर्तन के कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है और पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई देता है, जिसका कारण है अपवर्तन। तो अपवर्तन के कारण पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का ये थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है और पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर अपवर्तन के कारण ही मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है।
अगला प्रश्न है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव यानी किसके द्वारा संभव है? तो यह अनुनाद के कारण संभव है। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी स्रोत पर कोई दूसरा ध्वनि तरंग आकर टकराती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण उसमें कंपन उत्पन्न होता है और इसी घटना को अनुनाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर को मुगल बादशाह कब घोषित किया गया था? तो अकबर को 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह घोषित किया गया था। अकबर का जन्म अकबर को मुगल बादशाह 1556 को घोषित किया गया था और अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा विरसाल के राजमहल में हुआ था। अकबर सर्वप्रथम मच्छीवाड़ा के युद्ध में गया था और उसके बाद हुमायूं के साथ सरहिंद के युद्ध में भी गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर मुगल बादशाह बना, लेकिन अल्प आयु होने के कारण बैरम खां अकबर का संरक्षण बना था। जब अकबर मुगल बादशाह बना था उस समय उसकी आयु अल्प आयु था, जिसके कारण बैरम खां को अकबर का संरक्षण बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये ब्रिक के कार्य हेतु संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। किसी कारणवश ब्रिक यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने के लिए अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम ब्रिक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को हुई थी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति किससे पहुंचता है? तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा इसको सर्वाधिक क्षति पहुंचता है। ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों को आने से रोकता है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का छिद्र सबसे अधिक पाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाती है, जिसके सदस्य निम्नवत होते हैं। तो उसमें कौन कौन से लोग होते हैं? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ये सभी लोग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो ये अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है जिसमें O2 की मदद से ग्लूकोज अणु तोड़ा जाता है और जिसके फलस्वरूप CO2 उत्सर्जित होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का विघटन होता है, अतः श्वसन की प्रक्रिया को विघटनात्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ों के द्वारा किस तरह के ध्वनि तरंगे उत्पन्न किए जाते हैं? तो चमगादड़ों के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाती है। पराश्रव्य तरंग वैसे तरंग जिसका आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है और उसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ये सुना जाता है। तो डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि आसानी से ये सुन लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर रफीक जकारिया थे। दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे और अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो ये सरहिंद के युद्ध के बाद मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह दिल्ली का शासक बन गया, यानी हुमायूं हार गया था और शेरशाह जीत गया था, और तो शेरशाह दिल्ली का शासक बना और वहाँ अफगान सत्ता की स्थापना की। इस दौरान हुमायूं दिल्ली से ही नहीं बल्कि भारत से भी बाहर रहा था, लेकिन सरहिंद के युद्ध के बाद फिर से युद्ध जीतने के बाद फिर से दिल्ली पे मुगल शासन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में भारत के किस स्थान में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय में चेन्नई में, तमिलनाडु में बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि चेन्नई में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है और वो भी उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लगभग 75% वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात में पाया जाता है? यानी हाइड्रोजन के अलावा कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है? तो ये हीलियम है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।